अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। आज लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं हम। कल हमने देखा था कि जी डेप्रिसिएशन की टर्मिनोलॉजीज वगैरह डेफिनेशन, फिर उसके अलावा हमने देखा था स्टार्ट कब होती है, सीज कब होती है डेप्रिसिएशन, और एसओएफपी देखी थी कि एसओएफपी में आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो जो डब्बा सा बना के कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कैरिंग वैल्यू। आज देखते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से मेथड्स है ये आप जानते हैं। हमारे अकाउंटिंग में आपके पास अगर आप बात करें सीए की तो आपके पास चार किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, एक को हम कहते हैं RBN रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तीसरे को हम कहते हैं यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ये भी हमने देखा था ITA में, और लास्ट को हम कहते हैं फोर्थ को सम ऑफ यूनिट्स, सॉरी सम ऑफ डिजिट मेथड। ये आपके पास है, ये आपने आईटीआई में डिटेल में तो खैर नहीं देखे थे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया है कि ये चार जो मेथड्स है वो किस तरह से वर्क करते हैं, उनमें फार्मूलाज क्या होते हैं। एक्चुअली जो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन का चैप्टर है ये आपके पास पूरा आपके लिए रट्टा बेस्ड है। रट्टा इन द सेंस कि आपने इसमें फार्मूलाज याद रखें। अगर आपको फार्मूला याद है हर एक मेथड के, तो फिर आप इजीली इस चैप्टर को कर सकते हैं। और एक और मजे की चीज ये है, जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर है वो सिर्फ आपके पास FR1 में नहीं आता, FR2 में भी आपको डिटेल में आप देखेंगे कि हर चीज उसमें आएगी। यानी इन शॉर्ट डेप्रिसिएशन ऐसी चीज है जो कि हर एक जगह पर आनी है, हर एक चीज में आनी है, ये एक मेन एक्सपेंस है आपका। अच्छा, ये तो आपके पास हो गया कि चार मेथड्स हैं। अब वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे आप कह लें इजी मेथड आपके पास ये है, स्ट्रेट लाइन मेथड। आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ये आपके पास जो है डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है, कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखिएगा कि ये हमने कल भी किया था। कल जो मैंने आपको सवाल करवाया था वो स्ट्रेट लाइन मेथड से करवाया था, तो वो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड से मैं आपको एक और एग्जांपल करवा दूंगी ये भी। लेकिन उससे पहले एक चीज ख्याल रखिएगा, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं वो ये कहते हैं कि इफ रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल और ग्रेटर देन कॉस्ट देन डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू जीरो। इस लाइन का ख्याल रखिएगा। अक्सर सवाल में इस तरह होता है कि आपको वो कहते हैं कि रेजिडुअल वैल्यू या इक्वल है या ग्रेटर है कॉस्ट से, फिर बताओ डेप्रिसिएशन क्या होगी। भाई कॉमन सेंस की बात है कि जब आपके पास, अगर आपके पास एक एसेट है वो आपने लिया 100,000 का, और जब आप उसे 5 साल इस्तेमाल करने के बाद बेचोगे तो वो आपको तब भी पड़ेगा 1 लाख का, या हो सकता है कि 1,20 का। तो फिर खुद सोचें, वो एसेट डेप्रिशिएट नहीं हुआ, इनफैक्ट वो तो एप्रिशिएट हुआ है, तो यानी उसकी कीमत बढ़ी है, उसकी कीमत कम तो नहीं हुई है।
तो इसलिए जब भी रेजिडुअल वैल्यू या इक्वल हो या ग्रेटर हो कॉस्ट है, तो उस सूरत में आपने डेप्रिसिएशन जीरो लेनी है। आपने कहना है भाई ये एसेट तो डेप्रिशिएट ही नहीं हुआ, ये तो अभी भी उसी तरह ही है, उसी कीमत पे है, या फिर इनफैक्ट इसकी कीमत बढ़ गई है, अप्रिशिएट हो गया है। तो इस सूरत में फिर आपने रेजिडुअल वैल्यू जब इक्वल या ग्रेटर हो कॉस्ट है, फिर आपने डेप्रिसिएशन लेस लेनी है, कोई लेनी ही नहीं है। क्योंकि एक पास्ट पेपर इस तरह आया था जिसमें उन्होंने तीन पार्ट दिए हुए थे, उसमें से एक पार्ट में जो था एक मशीन या कोई नॉन एसेट था, उसकी उन्होंने इस तरह से दी हुई थी कि रेजिडुअल वैल्यू इक्वल या ग्रेटर थी। उस उन्होंने बच्चों ने उस पूरे सवाल को सॉल्व करके माइनस में थे जी, माइनस में आ रहे हैं, तो माइनस में तो आ ही नहीं सकता आपका आंसर। उसके बाद आपके पास एक एग्जांपल करा देती हूँ आपको। मशीन कॉस्ट इज इक्वल टू 150,000, रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू 20,000, useful life is equal to 4 years। यहाँ पर मैंने आपको मशीन की कॉस्ट भी दी हुई है, रेजिडुअल वैल्यू भी दी हुई है और यूजफुल लाइफ भी दी हुई है। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट थोड़ी इसकी ना मजे की होगी। इसकी रिक्वायरमेंट ये होगी कि प्रीपेयर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, एक चीज आप जानते हैं कि पहले जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे, तो पहले आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स R2 में बनाते थे, FR2 में। लेकिन मतलब आप जो लास्ट सेशन जो भी पेपर्स देंगे बच्चे, अब उन्होंने जो फाइनल अकाउंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो अभी उन्होंने इस अटेम्प्ट में बनानी होगी, यानी वो FR2 से FR1 में शिफ्ट हो गया। तो FR1 आप कह रहे थोड़ा सा लेंथी कह ले, मुश्किल कह ले, क्योंकि आईटी में जब आप बनाते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वहाँ में मसला ये आता था कि बहुत से बच्चों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इशू आ रहा होता था, मुश्किल होता था। अब वही चीज उन्होंने क्या की थी कि FR1 में आपको रिलैक्सेशन देके FR2 में डाल दी थी, लेकिन आप उन्होंने ये कर दिया कि जी FR2 से निकाल के FR1 में ही इनको टेस्ट कर दो। तो थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखिएगा कि अब आपने अपने अटेम्प्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है, SOFP को, SFCI को। अच्छा, मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया हुआ है एक्सट्रैक्ट्स का। बहुत से बच्चों की वीकनेस होती है एक्सट्रैक्ट्स बनाना, वो एक्सट्रैक्ट्स नहीं बना सकते हैं। ये लाइन, ये वर्ड एक्सट्रैक्ट। अच्छा, एक्सट्रैक्ट होते क्या, देखिए नाम से लाइन एक्सट्रैक्ट करो, यानी पूरा जो सवाल है उसमें से वो चीज देखो जिसने SOFP में जानी है, जिसने SOCI में जानी है। अब मैं सवाल को सॉल्व करती हूँ। अब ये सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप वही बनाएंगे अपना प्रोफार्मा। सबसे पहले आप वही लिखेंगे, ईयर 1 कॉस्ट 150,000। फिर आप लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो वही फार्मूला लगाएंगे आप, 150,000 -20,000 डिवाइडेड बाय 4 years। ये आपके पास आ गया 32,500। तो अब अगर आप देखिए कैरिंग वैल्यू कितनी आई, तो 150,000 -32,500, ये आपके पास आ गया 117,500। ये आपके पास पहला साल आ गया। दूसरा साल देखते हैं। दूसरा साल, अगेन अब आप कहेंगे 117,500 में से गया 32,500, मजीद डेप्रिशिएट हो गया। चलिए, स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसी वजह से आपके पास हर साल देखिए सेम अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स आ रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स।
तो अगर 117 में से मजीद आपने 32,500 के बेनिफिट्स कंज्यूम कर दिए तो आपके पास कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 85,000। अच्छा, मैं आपको ना अब इन 2 सालों के एक्सट्रैक्ट्स बनाती हूँ। एक्सट्रैक्ट्स कैसे होंगे? चलो पहले एक काम करते, पूरा सवाल ही कर लेते हैं, उसके बाद एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे। अच्छा, पीरियड 3 आया। अगेन आप कहते हैं कि इस 85,000 में से मजीद आपने 32,500 के बेनिफिट्स कंज्यूम कर लिए, तो आपके पास कैरिंग वैल्यू अगेन अब आएगी 52,500। और लास्ट, ईयर 4, आपने इस 52,500 में से मजीद आपने 32,500 के बेनिफिट्स कंज्यूम कर लिए। ये लास्ट ईयर है, तो आपके पास का आंसर रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल आना चाहिए, जो आपके पास आ जाएगा 20,000। ये आपके पास आ गया। ये सवाल कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब मैं इसके एक्सट्रैक्ट्स आपको बनाना सिखाती हूँ कि आप इसके एक्सट्रैक्ट्स कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए, पहला मैं साथ ही सामने ही बना देती हूँ ताकि आसानी हो। अगर आप पहले पे गौर करें, पहले साल पे, तो सबसे पहले अगर आप देखें, हम SOFP देखते हैं। SOFP, अगर मैं इस पूरे सवाल को देखूं तो मैं कहती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास SOFP में जानी है। अब मैंने इस पूरे सवाल का निचोड़ देखना है। निचोड़ इस सेंस में कि मैं कहती हूँ कि ये जो पूरा सवाल है ये नॉन करंट एसेट पर है, और नॉन करंट एसेट SOFP में जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट SOFP में शो कैसे होता है? वो जो मैंने कल डब्बा बनाया था, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू CV। अच्छा, अगर आप गौर करें तो एक्सट्रैक्ट्स का मतलब होता है कि पूरा आपने SOFP SOCI नहीं बनाना। उस पूरे सवाल में जो जो चीजें SOFP, जो जो चीजें SOCI में जानी है, आपने जस्ट वो लिखनी है। यानी मैंने पूरे SOFP नहीं बनानी। और जब मैं पूरा SOFP SOCI ना बनाऊं और सिर्फ जो जो चीजें जानी है सिर्फ उसी चीज को ही मैं ले जाऊं SOFP SOCI में, तो वो एक्सट्रैक्ट्स कहलाती हैं। जैसे अब मैं कहती हूँ कि मैंने 150,000 का लिया था, अब तक एक्युमुलेट अप्रिसिएशन आ रही है 32,500, तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 117,500। ये मैंने SOFP बनाया। अगर कोई आपसे ये कहे कि SOCI क्या बनेगा, SOCI का एक्सट्रैक्ट बनाओ, तो अगर आप गौर करें तो ऐसी कौन सी चीज है जो SOCI में जानी है इस पहले साल में? क्या जाएगी ये? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बाय नेचर एक्सपेंस है, तो SOCI में डेप्रिसिएशन जाएगी, ये एक्सपेंस है। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन आई है 32,500, ये ब्रैकेट माइनस में शो करेंगे क्योंकि आपके पास एक्सपेंस है। तो ये मैंने एक्सट्रैक्ट बना दिया। मैंने पूरा ना तो SOFP बनाया हुआ है ना मैंने पूरा SOCI बनाया हुआ है, जस्ट मैं जो चीजें ले जानी थी मैंने SOFP SOCI में जस्ट मैं वो ले गई हूँ। उसके बाद अगर मैं दूसरा साल देखूं, ईयर 2, तो मैं कहती हूँ दूसरे साल में अगेन मैं ये डब्बा बनाऊंगी SOFP में, एक्सट्रैक्ट में, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू CV। तो कॉस्ट मेरे पास सेम रहती है, कॉस्ट चेंज नहीं होती। 150,000 लेस में करूंगी एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, तो अगर आप 2 सालों की डेप्रिसिएशन को ऐड करो तो आपके पास फिर ये आ जाएगा 65,000। आपके पास फिर कैरिंग वैल्यू देखिए इक्वल आनी चाहिए, जो हमने वहां पर निकाली भी थी सामने, 85,000 ये। उसके बाद मैंने ईयर 2 का ये बनाया है SOFP एक्सट्रैक्ट। अगर मैं बनाऊं SOCI ईयर 2 का, तो मैं लिखूंगी सिर्फ एक ही चीज जानी है, वो आपके पास है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अगेन मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात की है, एक्यूमुलेट की बात नहीं की। एक्यूमुलेट आपके पास जाती है SOFP में, जस्ट डेप्रिसिएशन जाती है SOCI में।
तो हर साल देखिए ईयर वन में भी डेप्रिसिएशन आ रही 32,500, ईयर टू भी आएगी 32,500 डेप्रिसिएशन, तो ये एक्सट्रैक्ट्स कहलाते हैं। तो एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपने पूरे सवाल का निचोड़ निकाला है, और जो चीजें एसओएफपी और जो चीज एसओसीआई में जानी है जस्ट आपने वो लिखनी है, तो ये एक्सट्रैक्ट थी। एक तो ये आपके पास हो गया एक्सट्रैक्ट। सेम इसी तरह ईयर थ्री का भी बनेगा, ईयर फोर का भी बनेगा। वो मैं नहीं बना रही हूँ तो आसान है, सेम यही आपने यही लिखना है बस। अच्छा लेजर बनाना वो करते हैं, लेजर। सबसे पहले मैं लेजर बनाती हूँ, मशीन कॉस्ट। अच्छा लेजर पे ख्याल रखिएगा, लेजर इंपॉर्टेंट है एफआर वन में। सबसे पहले मैं कहती हूँ जी मशीन की कॉस्ट बताओ, मशीन कॉस्ट। सबसे पहले आपने मशीन कॉस्ट का लेजर बनाना है। साइड में मैं बनाती हूँ एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का। मैं स्टार्ट करती हूँ पहले साल से, ईयर वन से। अच्छा इस तरह आप गौर करें तो अगर मैं ईयर वन का बनाऊं तो मैं सबसे पहले डबल एंट्रीज देखती हूँ। अली क्या डबल एंट्री हो सकती है? जब पहले साल में कोई भी एसेट खरीदूंगी उसकी, पहले साल मैंने पहले साल में एसेट खरीदा, तो मैं डबल एंट्री करूंगी एसेट डेबिट 150,000 का, और मेरी जेब से कैश गया तो कैश क्रेडिट 150,000। ये मैंने पहले डबल एंट्री की है। ये डबल एंट्री देखें कि मैंने एसेट खरीदा 150,000 का और कैश मेरी जेब से गया 150,000। तो अगर आप गौर करें तो एसेट के डेबिट साइड पर आ रहा है, और मैं रेफरेंस दूंगी कैश 150,000। ये मैंने कर दिया। अच्छा उसके बाद देखें ईयर एंड पर, ईयर एंड पर पहले ये साल में, पहले साल में ईयर एंड पर मैं कहती हूँ कि भाई मैंने जो है ईयर एंड पे हमेशा याद रखिए डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर एंड पर आती है, ईयर के स्टार्ट पे कभी नहीं होती है, हमेशा ईयर के एंड पर होती है। मैंने डेप्रिसिएशन की, मैंने आपसे कहा डेप्रिसिएशन बाय नेचर एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस नेचर डेबिट होती है, ये आपने पढ़ी थी आईटीए में 32,500। और जो सेकंड एंट्री क्रेडिट वाली आएगी वो आपके पास आएगी एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट 32,500। अच्छा एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है क्योंकि हम एक्यूमुलेट को बोलते हैं कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। कॉन्ट्रा का मतलब आपको पता है, अकाउंटिंग मैंने वो करवाया था, कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोजिट। यानी कि हर वो चीज जो एसेट को कम करेगी वो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होती है। अभी जो मैंने ऊपर एक डब्बा बनाया था उसमें मैंने लिखा था कॉस्ट लेस एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू सीवी। तो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कॉस्ट को कम करके कैरिंग वैल्यू पे ला रहा था, यानी एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन जो है वो बिल्कुल एसेट के अपोजिट है। तो इसलिए जो चीज उसके अपोजिट होती है एसेट के, हम उसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। तो कॉन्ट्रा जब अपोजिट है तो इसलिए एसेट की नेचर देखें यहाँ पर डेबिट होती है। तो जो चीज उसके अपोजिट है तो उसकी नेचर आपके पास हो जाएगी क्रेडिट। तो यानी जब भी एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन होगा तो आपने लिखना है ये क्रेडिट नेचर का ही है। तो अब मैंने डबल एंट्री कर दी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है और एकुमुलेट कॉन्ट्रा है तो क्रेडिट। अब एकुमुलेट की मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगी और मैं रेफरेंस दूंगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 32,500। ये आ गया। अब मैं अपना लेजर क्लोज कर दूंगी। तो अब क्लोज मतलब सिर्फ ये दो डबल एंट्रीज आनी थी, तो मैंने अब क्लोज करना है। क्लोज का मतलब है कि अब जी इसको आप ऐसे कर दो।
अगर आप देखें तो मशीन एसेट है। एसेट को आपको पता होता है, जो जो चीजें एसओएफपी में जाती हैं, यानी एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, उनका कैरेट डाउन बनता है। तो इसका मतलब है कि ये मशीन मेरे पास इस साल खत्म नहीं हुई है, ये मशीन अगले साल भी जाएगी। तो मेरे पास पहले साल कैरेट डाउन आ गया। सेम एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कभी कैरेट डाउन बनेगा, लेकिन अपोजिट साइड पे साइड कम होती है। आपको लेजर बैलेंस करना आता है, अपने आईटीए में देखा था। तो क्रेडिट कैरेट डाउन आ जाएगा 32,500। एक तो ये आ गया। अच्छा, अगर मैं दूसरे साल की बात करूं, ये तो आ गया पहला साल। दूसरा साल आपको पता है यही कैरेट डाउन नेक्स्ट ईयर का बनता है ब्रॉड डाउन। तो आपके पास आ जाएगा यही ब्रॉड डाउन 150,000। क्या ये डबल एंट्री दोबारा मैं करूंगी अली, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट? नहीं, ये डबल एंट्री मैं दोबारा नहीं कर सकती हूँ। डबल एंट्री मैं इसलिए दोबारा नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास हमेशा जो है ये डबल एंट्री तब आएगी जिस साल मैं एसेट को खरीदूंगी। तो मैंने तो एसेट पहले साल में खरीदा था, वो मैंने कर दिया था कैश का रेफरेंस देकर। जब दूसरे साल मैंने कोई एसेट खरीदा ही नहीं है, तो फिर मैं दोबारा से ये डबल एंट्री नहीं करूंगी दूसरे साल में। जस्ट दूसरे साल में ये कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन बन जाएगा। अच्छा, अब मैं बात करूं अगर एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन की। देखिए, एसेट मैंने नहीं खरीदा ना, लेकिन मैंने डेप्रिसिएशन तो की है ना दूसरे साल भी। तो मैं दूसरे साल में डेप्रिसिएशन करूंगी। जस्ट डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री लिखूंगी, ये डबल एंट्री मैं नहीं लिखूंगी। जस्ट मैं लिखूंगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो ये मेरे पास आ जाएगा 32,500। अगेन मैंने दूसरे साल भी डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री की है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हर साल आनी है। अगर मैं लेजर देखूं तो मैं यहाँ लेजर बना रही हूँ एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का। तो अगेन एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन की क्रेडिट साइड पर आएगा, रेफरेंस मैं दूंगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। लेकिन उससे पहले मैंने एक काम करना है कि दूसरे साल में यही जो कैरेट डाउन है, ये आपके पास बन जाएगा ब्रॉड डाउन। तो ये मेरे पास क्रेडिट साइड पर आएगा, क्योंकि आप जानते हैं आपने आईटी में देखा था कि ब्रॉड डाउन हमेशा अपनी नेचर के हिसाब से आता है। तो जून की क्यूमुलेटिव अप्रिसिएशन की नेचर क्रेडिट है, तो मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगी 32,500। और फिर इस साल की मैं डबल एंट्री करूंगी डेप्रिसिएशन की, रेफरेंस देकर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का रेफरेंस 32,500। तो मेरे पास अब कैरेट डाउन बैलेंस आ जाएगा। अगेन अब मैं लेजर क्लोज कर दूंगी, मैं दोबारा कैरेट डाउन निकालूंगी अपने पास। तो ये मेरे पास आ जाएगा 65,000 कैरेट डाउन। अगर मैं इस मशीन को देखूं, इसको भी मैंने क्लोज करना है, जैसे मैंने एक्यूमुलेट अप्रिसिएशन क्लोज कर दी, तो यही ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन बन जाएगा, क्योंकि मशीन की कॉस्ट में कोई और डबल एंट्री हुई नहीं है। तो हम मजबूरन इसी ब्रॉड डाउन को लिख देंगे कैरेट डाउन। ये आ गया मेरे पास। यहाँ तक लेजर कोई मसला है? लेजर का ख्याल रखिएगा, लेजर आपके पास FR1 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि इस पूरे चैप्टर में लेजर्स की गेम बहुत है। और स्पेशली आपके पास एक चैप्टर आएगा स्टैंडर्ड IS 7, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये स्टेटमेंट है, उसमें आपने लेजर्स में के ही थ्रू सवाल सॉल्व करने हैं। और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आपके पास FR1 में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो अगर आपको लेजर बनाने आते हैं तो इसका मतलब है फिर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लेजर नहीं बनाने आते तो फिर आप वो चैप्टर किसी सूरत नहीं कर सकते। आज अब समझ आ रही है कुछ? अच्छा, ये तो हमारे पास हो गई है 2 सालों की डबल एंट्रीज। अब मैं इस लेजर को यहाँ पर मिटा इसलिए रही हूँ डबल एंट्रीज, ताकि मैं ये लेजर कंप्लीट तरी कर दूँ।
ये पहले पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है आज। आज मैं वो वन नोट ट्राई करती हूँ, वो अच्छा होता है। ये थोड़ा स्लो हो रहा है। अच्छा, अब दूसरे साल देखते हैं। दूसरे साल में हमारे पास तीसरा साल, अगेन लेजर बनाते हैं। अब सबसे पहले एक चीज क्या करें, जब भी ईयर स्टार्ट करते हैं, कोई भी दूसरा तीसरा साल, सबसे पहले जो कैरेट डाउन बैलेंस है उसे ब्रॉड डाउन बनाया करें। तो एसेट का ब्रॉड डाउन तो डेबिट साइड पर आएगा 150,000। और तीसरे साल में अगर मैं एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन देखूं, तो मैं कहूंगी यही जो कैरेट डाउन है ये ब्रॉड डाउन बन जाएगा, 65,000। अब अगेन अगर मैं ईयर थ्री देखूं, तो ईयर थ्री में भी आपके पास एसेट कॉस्ट चेंज नहीं होना, क्योंकि कॉस्ट हमेशा पहले साल में ही आता है जब आप खरीदते हो। उसके बाद में जो बस ब्रॉड डाउन है वही कैरी डाउन बनता है। तो मैं कहूंगी इसमें तो कोई डबल एंट्री नहीं हो रही, तो इसी ब्रॉड डाउन को अगेन ईयर थ्री में भी कैरी डाउन, सॉरी हाँ कैरी डाउन बना दो। तो मैंने ये लेजर क्लोज कर दिया। लेकिन अब ये है कि एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन में तो हर साल डबल एंट्री होती है, क्योंकि आप हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करते हो। तो अगेन आप यहाँ पे रेफरेंस दोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, 32,500। और बस फिर आप कैरेट डाउन निकाल दोगे इस 65,000 में, और आप ऐड कर दें 32,500। तो आपके पास आ जाएगा 97,500। ये भी मैंने क्लोज कर दिया। अब लास्ट ईयर आया, फोर्थ ईयर। तो मेरे पास आएगा यही जो कैरेट डाउन है, ये बन जाएगा ब्रॉड डाउन, 150,000। और यही ईयर फोर का एकुमुलेट का क्रेडिट डाउन बन जाएगा क्रेडिट साइड पर, क्योंकि कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, एकुमुलेट है, तो ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पर आएगा 97,500। अब दोबारा से लास्ट ईयर भी जो एसेट कॉस्ट जो लेजर है वो चेंज नहीं होगा, तो यही ब्रॉड डाउन क्रेडिट डाउन बन जाएगा। क्योंकि हम एसेट कॉस्ट के लेजर को सिर्फ एक साल में छेड़ते, पहले साल में, उसके बाद वही ब्रॉड डाउन कैरी डाउन बनता जाता है। और लेकिन एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन में तो डेप्रिसिएशन होनी है हर साल, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी डेप्रिसिएशन का रेफरेंस देके क्रेडिट साइड पर 32,500। तो मेरे पास कैरेट डाउन बैलेंस आ जाएगा। तो 97,500 में मजीद मैंने 32,500 ऐड कर दिए, तो मेरे पास आ गया 130,000। और बस लेजर क्लोज। अच्छा, आपने अपने एफ आर वन में जो है तीन लेजर्स बनाने होते हैं। एक आपके पास जो मैंने अभी बनाया मशीन कॉस्ट का या एसेट नॉन करंट एसेट कॉस्ट का, दूसरा लेजर बनेगा एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन का। और उसके बाद एक नई चीज जो आपने पहले आईडीए में नहीं देखी थी, क्योंकि उसमें जरूरत नहीं थी, वो आपके पास होता है मशीन कैरिंग वैल्यू का। मशीन कैरिंग वैल्यू। अच्छा, इसमें ना आपने इस लेजर में, जैसे मैंने आपसे कहा था, आपके पास एक स्टैंडर्ड आएगा
स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेट भी है, उसमें आपने कैश फ्लो बनानी होती है। तो मैंने आपसे अभी बताया कि उसमें आपने लेजर से ही सवाल सॉल्व करने होते हैं। तो ये लेजर्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आपको सवाल सॉल्व नहीं हो सकता किसी भी सूरत, वो लॉन्ग में आते हैं। और दूसरी बात ये है कि उसमें आपने जो है इतना टाइम आपके पास, ऑब्वियस सी बात, एग्जाम में 3 घंटे में आप क्या ही कर सकते हैं, 3 घंटे में इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठ के सोचें अच्छा ये यहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा, नहीं। आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बस आपको कह ले कि लेजर्स का रट्टा हो जाना चाहिए कि यार ये चीज यहाँ आनी है, ये चीज यहाँ आनी है। क्योंकि इतना टाइम अगर आपके पास हो कि आप बैठे अच्छा ये चीज यहाँ, ये चीज यहाँ, वहां पे तो सारा सवाल में ही सारा पूरे 3 घंटे गुजर जाएंगे। तो इसलिए ख्याल रखिए कि आप इतनी प्रैक्टिस करें कि आपको लेजर्स एक, बल्कि एक इन शॉर्ट या आसानी के लिए आप कह लें कि आपने लेजर्स की रटा लगाना है कि ये चीज यहाँ आनी है, ये चीज यहाँ आनी है, तभी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं मशीन कैरिंग वैल्यू, इसी सवाल का मैं कैरिंग वैल्यू बनाती हूँ। कैरिंग वैल्यू में आपने रटा, कह चले रटा, आपने कुछ चीजों की माइंड में रखने क्या क्या चीजें आ सकती हैं। सबसे पहले आएगा ब्रॉड डाउन। देखिए कैरिंग वैल्यू में अगर आपसे कोई एग्जामिनर कहता है कि आपने ना एसेट कॉस्ट बनानी है ना एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन बनानी है, आपने कैरिंग वैल्यू बनानी है, तो कैरिंग वैल्यू में दोनों चीजें आ जाएंगी। कॉस्ट भी आ जाएगा, एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन भी आ जाएगी। अब सबसे पहले देखें पहला साल, पहले साल में आपने एसेट खरीदा 150,000 का, ऐसा ही है। बल्कि एक काम करें, यहां पर आएगा एडिशन। एडिशन का मतलब है, सॉरी ये पहला साल है तो यहाँ पर तो आपके पास ब्रॉड डाउन नहीं आ सकता। आपने इस लेजर को, पहले मैं लिखवाती हूँ जरा, ये पूरे 5 सालों को सॉल्व करें इस तरह। पहले आएगा आपके पास ब्रॉड डाउन, उसके बाद आपके इसी डेबिट साइड पर आएगा एडिशन। एडिशन का मतलब होता है इस साल कोई एसेट आपने खरीदा। क्रेडिट साइड पर आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और फिर इज इक्वल्स टू कैरेट डाउन बैलेंस। जरा इसको सॉल्व करें 5 सालों तक, सॉरी 4 सालों तक।
देखिए, आपको पता होता है पहले साल में तो ब्रॉड डाउन जीरो होता है। आपके पास तो इससे पीछे सा कोई था ही नहीं, और जीरो तो होता नहीं है, एग्जिस्ट दुनिया में नहीं करता। एडिशन अगर आप देखें तो आपने 150,000 का आपने खरीदा था एसेट, तो ये हो गया। इस साल डेप्रिसिएशन आई थी 32,500 की। तो अगर आप देखिए तो कैरेट डाउन बैलेंस आपके पास आ जाएगा 117,500। अच्छा, अगर आप गौर करें तो आपका ये जो है, ये SOFP में आपने एक डब्बा बनाया था। मैंने अभी आज आज भी कल भी आपको करके दिखाया था, बल्कि इसी सवाल का मैंने बनाया है। तो ये उससे मैच करता है। फिर उसके बाद दूसरा साल आएगा, अगेन यही ब्रॉड डाउन बन जाएगा, सॉरी कैरेट डाउन बन जाएगा ब्रॉड डाउन 117,500। अब आपके पास अगेन एडिशन आएगा। इसलिए ख्याल रखिएगा, ये लेजर में आपने याद रखना कितनी चीजें आती हैं, रटा ही कह लें आप आसानी के लिए। एडिशन जीरो। इस साल आपने एसेट नहीं खरीदा, पिछले साल खरीदा था, तो हमने एडिशन में लिया था। इस साल तो एडिशन जीरो आएगा। फिर इस साल आएगा अगेन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो इस साल की डेप्रिसिएशन दोबारा वही आएगी 32,500। तो मेरे पास फिर कैरेट डाउन बैलेंस आ जाएगा कि इस 117,500 में से मजीद आप 32,500 के बेनिफिट्स निकाल दो, वो आप कंज्यूम कर चुके हो। तो आपके पास आ जाएगा। अली, आवाज नहीं आ रही है? अच्छा अच्छा, उसे कहा से मैसेज किया था, मुझे शायद आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अब आपके पास आ जाएगा 85,000। और अगर आप गौर करें तो ये आपके SOFP में मैच कर रही है। वो जो मैंने एक डब्बा बनाया था आपको इसी सवाल का, तो उसमें भी सेम आपने यही देखा था कि 85,000 आ रहा था कैरी डाउन बैलेंस। उसके बाद तीसरा साल भी सेम इसी तरह चलता रहेगा। तो ये आपके पास है मशीन की कैरिंग वैल्यू का लेजर, सेम इस तरह चलता रहेगा। वही तीसरे साल में आपके पास वही यही कैरी डाउन बनेगा, ब्रॉड डाउन वही, एडिशन जीरो, फिर डेप्रिसिएशन। तो इसको ख्याल रखिएगा। अब एग्जामिनर आपसे कह भी सकता है कि लेजर बनाओ, कि उसने बहुत सारे, अच्छा एक चीज का ख्याल रखिएगा, बहुत से बच्चे जो है वो FR1 में एक चीज स्किप कर देते हैं, वो डबल इंट्रीज पे फोकस नहीं करते। वो कहते हैं यार डबल इंट्रीज तो हमने अकाउंटिंग ITA में पढ़ी थी, अब कौन सा एग्जामिनर चेक कर लेना है। मुझे याद है आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, तकरीबन हाँ एग्जैक्ट 1.5 साल पहले, उससे पहले पास पेपर्स अगर आप देखते, उसमें कभी एग्जामिनर ने डबल एंट्रीज दी ही नहीं हुई थी। लेकिन जब 1.5 साल पहले पूरा पेपर आपने उठा के देखे तो पूरी की पूरी डबल एंट्रीज थी। और जब मैं बच्चों को डबल एंट्रीज करवा रही होती थी FR1 में, तो वो कहते थे मैम ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये तो आसान है, डबल एंट्रीज कौन पूछता है बच्चों वाला। और उस अटेम्प्ट में पूरे को पूरे एग्जामिनर ने पूरा पास पेपर जो है वो डबल एंट्री से भरा हुआ था, चाहे वो IS16 था, IS20 था, 23 था, उसके बाद सिर्फ डबल एंट्रीज बनाओ, डबल एंट्रीज। तो वहां पर जिन बच्चों को डबल एंट्रीज नहीं आती थी वो फेल हो गए, ऑब्वियस बात है। पूरा का पेपर पेपर में ही रिक्वायरमेंट आपके पास डबल एंट्रीज थी। और एक पास पेपर इस तरह भी बहुत सारे आए थे जिसमें उन्होंने लेजर्स मांगे थे कि प्रीपेयर लेजर्स, लेजर्स बनाओ। तो इसलिए आपको डबल एंट्रीज भी आनी चाहिए और लेजर्स भी आना चाहिए। अच्छा, ये तो आपके पास हो गई है लेजर। सेम आपके पास यही ईयर 3 ईयर 4 चलेगा। इन लेजर्स को ख्याल रखिए, बड़े इंपॉर्टेंट है ये लेजर्स। ईयर 3 सेम ब्रॉड डाउन 85,000। उसके बाद आपके पास आएगा एडिशन जीरो, क्योंकि इस साल तो आपने कोई एसेट खरीदा ही नहीं है। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 32,500। और फिर आपके पास आ जाएगा कैरेट डाउन बैलेंस। ये भी अगर आप SOFP में जाके मैच करें तो ये भी आपके पास मैच हो जाएगा 52,500। इसी तरह ये चलते रहेंगे, एंड में आपके पास आंसर बराबर आ जाएगा।
इन्हें लास्ट ईयर बना लेते हैं। सेम ब्रॉड डाउन, जो कैरी डाउन है ब्रॉड डाउन बन जाएगा 52,500, एडिशन 0, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा 32,500, और आपके पास कैरेट डाउन बराबर आ जाएगा रेजिडुअल वैल्यू के, यानी 20,000 के। एक ये तो कोई लेजर आप आ गया है। अच्छा, इसमें एक और चीज आती है। मैं आपसे कहती हूँ कि एग्जाम्पल 2 करते हैं, और इस तरह का सवाल बहुत बार आया और ये बच्चे इसमें बड़ा फंसते हैं। पता नहीं उनके ये वीक एरिया तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन वो फोकस नहीं करते हैं या फिर प्रैक्टिस नहीं करते ऐसे सवालों की। कॉस्ट मैं कहती हूँ आपके पास है एक्स अननोन, आपको कॉस्ट नहीं पता कि एक एसिड की कॉस्ट कितनी है। आपके पास रेजिडुअल वैल्यू जो है, चलो जीरो ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन रेट आपके पास है 20%। कैरिंग वैल्यू एट ईयर 3 इज इक्वल्स टू, कह लें 50,000। कैलकुलेट कॉस्ट। एक एग्जांपल है, आपकी कॉस्ट अननोन है, आपको कॉस्ट नहीं पता, रेजिडुअल वैल्यू जो है वो जीरो है, डेप्रिसिएशन रेट जो है वो 20% है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला जस्ट ये नहीं है कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, बल्कि आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड का, अब आपने जो सवाल सॉल्व करना है ये इस मेथड से करना है, इस फार्मूले से करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड तो है एसएलएम, लेकिन आपने कहना है कॉस्ट इनटू रेट। और एक और चीज का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर मैंने आपको डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है 20%। तो इसका मतलब है कि इस एसेट ने, हर देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब यही होता है कि हर साल 20% ये एसेट डेप्रिशिएट होगा। तो आपने हर साल इस एसेट को 20% डेप्रिशिएट करना है। देखिए नाम से लग रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है हर साल आपने 20% रिड्यूस करना है। अब मैंने यहाँ पर आपको कॉस्ट दी हुई है अननोन, कि मुझे कॉस्ट तो नहीं पता। मैंने आपको एक चीज जरूर दी हुई है कि ये जो ईयर 3 के एंड पर कैरिंग वैल्यू है, ये आपके पास इक्वल होनी चाहिए 50,000 के। आपने अब इस सवाल से, ये अधूरा सवाल है, आपने इस सवाल से मालूम करना है कॉस्ट, ये चीज। अब बहुत सारे पास्ट पेपर्स अगर आप उठा के देखें, उसमें एग्जामिनर ने ये चीज टेस्ट की हुई है, और ये चीज टेस्ट करके एग्जामिनर ने बच्चों को आप कह रहे हैं मुश्किल में डाल दे, क्योंकि बहुत से बच्चे इस चीज पे फोकस नहीं करते हैं, बल्कि इस चीज से प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस सवाल को सॉल्व कैसे करें। मैं प्रोफार्मा बनाती हूँ, पहला साल, कॉस्ट एक्स अननोन लेस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कैरिंग वैल्यू। मैंने ये प्रोफार्मा बना दिया। अच्छा, एक चीज हमेशा ख्याल रखिएगा, चाहे जो भी सवाल हो, जो भी, उसमें कॉस्ट हमेशा 100% के बराबर होती है। जब भी किसी भी IS16 का सवाल होगा, तो आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है कि कॉस्ट हमेशा 100% के बराबर होगी। तो आप कहते हैं अगर कॉस्ट 100% के बराबर है,
तो इसमें से 20% चला गया, डेप्रिशिएट हो गया, तो आपके पास कैरिंग वैल्यू रह गई है 80%। अब ये सवाल मैंने परसेंटेज से सॉल्व करके कॉस्ट निकालनी है। अब ये हो गया आपके पास पहला साल। अब मैं दूसरा साल देखती हूँ। अगेन डेप्रिसिएशन। इस 80,000 में से मैं कहती हूँ मजीद 20% डेप्रिशिएट कर लो, तो मेरे पास फिर कैरिंग वैल्यू आ जाएगी दोबारा से 60%। फिर मैं कहती हूँ तीसरा साल आया। इस 60 में से मजीद 20% आप डेप्रिशिएट कर लें, तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 40,000, सॉरी 40%। अब अब देखें, यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर इस सवाल में मैंने आपको बोला हुआ है कि जो कैरिंग वैल्यू है वो ईयर 3 की आपको दी हुई है, कि ईयर 3 पे जो कैरिंग वैल्यू है वो आपके पास बराबर होगी 50,000 के। एक सेकेंड अली देखते हैं। अब देखिए 50,000 के हैं, ये जो कैरिंग वैल्यू है ये बराबर है 50,000 के। अब आपको ये चीज पता है, अगर आपको याद हो हमने अक्रूवल्स प्री पेमेंट्स में चैप्टर किया था, हमने बैट एंड डाउटफुल डेट्स का आईटीए में, तो हमने एक चीज देखी थी, वो चीज ये देखी थी कि जो 50,000 है डिवाइडेड बाय 40%, वो 40% के बराबर है। और मुझे चाहिए कॉस्ट, तो मैं कॉस्ट अगर करूं इन 200%, ये हमने रेंट निकालते हुए करते थे हम, देखें आपके पास आ जाएगी। तो अगर मैं देखूं कि 50,000 अगर 40% के बराबर है, तो इंटू 100 आ जाएगा 120, सॉरी 125,000। नहीं अली, आपका आंसर सही नहीं आया ना। ये 87,500 आपने कैसे निकाल लिया है? आपने गलत तरीके से निकाला, वैसा नहीं आएगा। आप कहेंगे अगर ये ईयर 3 की जो कैरिंग वैल्यू है 40%, अगर ये रुपीज 50,000 के इक्वल है, तो डिवाइड बाय 40, जरा हम रेंट करते थे अक्रूवल्स और प्री पेमेंट्स में, तो इनटू 100% अगर आप करें, यानी हमें कॉस्ट मालूम करनी है, तो फिर मैं कहती हूँ मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी 125,000। और अगर आप दोबारा ऊपर जाके सवाल सॉल्व करें, तो ये सवाल देखें 50,000 ही आएगा, कि आप बोलेंगे 125,000 डेप्रिसिएशन करें, तो ये आ जाएगी 25,000। 125,000 इंटू 20%, देखिए 25,000। ये आ जाएगा 100,000। फिर दोबारा से स्ट्रेट लाइन मेथड है, दोबारा से 25,000 लेस करें, तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 75,000। और अगर आप ये देखें, ये वाला करें, ये साल, तो मजीद आप कहते हैं 25,000 चले गए 75,000 में से, तो वो 50,000 के बराबर आ जाएगा। कुछ समझ आई सवाल की?
इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे बहुत फंसते हैं, और ये उसने पास पेपर में इतनी बार टेस्ट किया है, बावजूद इसके बच्चे यहाँ पर जो है वो कंफ्यूज नजर आते हैं कि अच्छा ये अब कैसे करें। तो इसलिए थोड़ा इस चीज़ पे ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। ये बिल्कुल अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स की तरह है कि अगर ये इतने रेंट इतना है इस साल का, तो नेक्स्ट ईयर का बताओ या लास्ट ईयर का बताओ, ये सेम वैसा ही है। वैसे एक और सवाल देती हूँ जरा, उसे करिएगा। बल्कि वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए मैं एक बार खुद ही करवा लूंगी एग्जाम्पल नंबर 3। का जो एग्जाम्पल नंबर 3 रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कराऊंगी, कि अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो फिर आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्लास एंड कर रही हूँ। तो कल इंशाल्लाह, आज मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड से ही आपको लेजर्स बनाना सिखा दिए, एक्सट्रैक्ट्स बता दिए, डबल एंट्रीज भी हो गई हैं, कैरी वैल्यू का लेजर बन गया, और ये वाला भी हो गया। तो कल इंशाल्लाह फिर बाकी देखते हैं। चलो मैं क्लास एंड कर रही हूँ। खुदा हाफिज।